हेलो एवरीवन, वेलकम टू मस्तूरा क्लासेस। आज हम देखेंगे एनसीईआरटी पॉलिटी की 10th क्लास का 5 चैप्टर जो कि है लोकतंत्र के परिणाम। लोकतंत्र के क्या परिणाम हो सकते हैं उस बारे में ये चैप्टर है, इसमें हम देखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले चैप्टर के बारे में बताया गया है। अब जबकि हम लोकतंत्र की अपनी यात्रा के आखिरी पड़ाव पर हैं, तब विशिष्ट बातों की चर्चा से आगे जाने और कुछ सामान्य किस्म के सवाल पूछने का वक्त आ गया है। हमने इस पूरी बुक में लोकतंत्र को अच्छे से समझा था। लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र में कौन कौन से संगठन वगैरह होते हैं, राजनीतिक दल क्या हैं, लोकतंत्र में उनकी क्या आवश्यकता है, वो सारी चीज़ें हमने इस बुक में कवर की थी। अब देखते हैं लोकतंत्र के परिणाम आखिरकार क्या निकले सब चीज़ों को देख करके। यही कि लोकतंत्र क्या करता है, अथवा यह है कि लोकतंत्र से हम अमूमन किन परिणामों की उम्मीद करते हैं। साथ ही यह सवाल भी पूछा जा सकता है कि क्या वास्तविक जीवन में लोकतंत्र इन उम्मीदों को पूरा करता है। लोकतंत्र के परिणामों का मूल्यांकन कैसे करें, हम इन्हीं बातों से अध्याय की शुरुआत करेंगे। इस विषय पर विचार करने के बाद में कुछ बातों को स्पष्ट कर लेने के बाद हम इस बात पर गौर करेंगे कि विभिन्न मामलों में लोकतंत्र से कैसे परिणाम वांछित है और वास्तविक धरातल पर क्या परिणाम आते हैं, यानी कि असल में लोकतंत्र के क्या परिणाम निकलते हैं और कहने सुनने वाले कौन से परिणाम होते हैं, इस सब के बारे में देखेंगे। इसके लिए हम लोकतंत्र के विभिन्न पहलुओं, मसलन शासन के स्वरूप, आर्थिक कल्याण, समानता, सामाजिक अंतर और टकराव तथा आखिर में आज़ादी और स्वाभिमान जैसे मामलों पर गौर करेंगे। इस तलाश में हमें सकारात्मक परिणाम मिलेंगे, लेकिन इन परिणामों के साथ कई सवाल और जो शंकाएं हैं वो भी होंगी। तो हम देखते हैं लोकतंत्र के बारे में। लोकतंत्र के परिणामों का मूल्यांकन कैसे करें, आखिरकार किस प्रकार से मापे कि लोकतंत्र के परिणाम क्या हैं। तो मैडम लिख दो कि जो था हमने 9th क्लास की बुक में देखा था। इस बातचीत से यह नतीजा निकला था कि लोकतंत्र शासन की एक अन्य व्यवस्थाओं से बेहतर है। हमने देखा था, लोकतंत्र भी देखी थी और राजशाही भी देखी थी, तानाशाही भी देखी थी। जो सारी शासन पद्धतियां थी हमने उन सबको देखा था, लेकिन सारे परिणाम अगर हमने निकाल करके देखे तो लोकतंत्र उन सबसे कहीं ज़्यादा अच्छा और सटीक था। तानाशाही और अन्य व्यवस्थाएं ज़्यादा दोषपूर्ण हैं, लोकतंत्र को सबसे बेहतर बताया गया उन सबकी अपेक्षा। हालांकि लोकतंत्र में ऐसा नहीं है कि हर चीज़ बिल्कुल एकदम परफेक्ट होती है, हर चीज़ सटीक होती है, इसमें कमियां नहीं होती हैं, इसमें भी कमियां होती हैं। लेकिन अन्य जो शासन व्यवस्थाएं हैं, जैसे हम राजशाही और तानाशाही देखें तो उससे लाख जगह बेहतर लोकतंत्र है। नागरिकों में समानता को बढ़ावा देता है लोकतंत्र, व्यक्ति की गरिमा को बढ़ावा देता है लोकतंत्र। इससे फैसलों में बेहतरी आती है, क्योंकि सभी के विचार अब जो है उनका आदान प्रदान करके कोई भी फैसला, कोई भी कानून बनाया जाता है। टकरावों को टालने संभालने का तरीका देता है, इसमें गलतियों को सुधारने की गुंजाइश होती है लोकतंत्र में। क्या ये उम्मीदें लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं से पूरा होती हैं। अपने आसपास के लोगों से बात करें तो पाएंगे कि अधिकांश लोग अन्य किसी भी वैकल्पिक शासन व्यवस्था की तुलना में लोकतंत्र को पसंद करते हैं। यानी कि अगर हम देखें तो लोकतंत्र पर ज़्यादातर लोग भरोसा करते हैं, क्योंकि उसमें क्या है कि लोकतंत्र में लोगों की भागीदारी होती है, लोग अपने शासकों को चुनते हैं। तो उसमें कहीं ना कहीं लोगों को ये उम्मीद रहती है कि वो हमारे लिए बेहतर काम करेंगे, लोगों का शासन जिसको कहा जाता है। लेकिन लोकतांत्रिक शासन के कामकाज से संतुष्ट होने वालों की संख्या उतनी बड़ी नहीं है। सो हम एक दुविधा की स्थिति में जो है आ जाते हैं। सैद्धांतिक रूप में तो लोकतंत्र को अच्छा माना जाता है, पर व्यवहार में इसे इतना अच्छा नहीं माना जाता। यानी अगर सिद्धांत के आधार पर इसको देखें तो सबसे अच्छा लोकतंत्र को माना जाता है, लेकिन व्यवहारिक रूप में भी इसका इतना अच्छा परिणाम हम नहीं देख पाते। इस दुविधा के चलते लोकतंत्र के नतीजों पर ज़्यादा गहराई से विचार करना ज़रूरी हो जाता है। क्या हम सिर्फ नैतिक कारणों से ही लोकतंत्र को पसंद करते हैं, या फिर लोकतंत्र के समर्थन के पीछे कुछ युक्तिपरक कारण भी हैं। आखिर कौन कौन से कारण हैं जिसके कारण हम इसको पसंद करते हैं। दुनिया के 100 देश किसी न किसी तरह की लोकतांत्रिक व्यवस्था चलाने का दावा करते हैं। अगर वहाँ लोकतंत्र नहीं है, लोकतांत्रिक शासन नहीं है, तो भी इतने सारे देश हैं वो अपने आप को लोकतांत्रिक व्यवस्था वाला देश ही मानते हैं। जैसे कि हम चाइना का ले सकते हैं। चाइना लोकतांत्रिक व्यवस्था के आधार पर कोई वहाँ पर चुनाव वगैरह नहीं होते, क्योंकि वहाँ पर एक ही पार्टी बनती रहती है। हमने पहले भी पढ़ा था इसके बारे में। वो फिर भी अपने आप को लोकतांत्रिक व्यवस्था वाला देश मानता है। इनका औपचारिक संविधान है, इनके यहाँ चुनाव होते हैं और राजनीतिक दल भी हैं। साथ ही वे अपने नागरिकों को कुछ बुनियादी अधिकारों की गारंटी देते हैं। लोकतंत्र के ये तत्व तो अधिकांश देशों में समान है, पर सामाजिक स्थिति, अपनी आर्थिक उपलब्धि और अपनी संस्कृतियों के मामले में ये देश एक दूसरे से काफी अलग अलग हैं। स्पष्ट है कि इन सबका लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के नतीजों पर भी असर पड़ता है
और एक जगह जो उपलब्धि हो वह दूसरी जगह भी उसी तरह दिखे, यह ज़रूरी नहीं है। लेकिन क्या कोई ऐसी बुनियादी चीज़ है जिसकी उम्मीद हम हर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था से ही कर सकते हैं? कई बार हम लोकतंत्र को हर मर्ज की दवा मान लेते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो ये कहते हैं कि लोकतंत्र है, यहाँ तो सब ठीक होना चाहिए। मतलब लोकतंत्र को एक तरह की जादू की छड़ी मानते हैं कि बस जादू की छड़ी घुमाई और सब कुछ ठीक हो गया, और उससे हर चीज़ की उम्मीद करने लगते हैं। लोकतंत्र के प्रति अपनी दिलचस्पी और दीवानगी के चलते अक्सर हम यह कह बैठते हैं कि लोकतंत्र सभी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समस्याओं का समाधान कर सकता है, और जब हमारी कुछ उम्मीदें पूरी नहीं होती तो हम लोकतंत्र की अवधारणा को ही दोष देने लगते हैं, क्योंकि हर चीज़ बिल्कुल परफेक्ट नहीं होती। लोकतंत्र में हर चीज़ जो है बिल्कुल सही नहीं हो सकती, कमियां इसमें भी हैं। लेकिन अगर इसमें क्या है कि लोकतंत्र कोई कमी रह जाती है तो लोग क्या कहते हैं कि लोकतंत्री व्यवस्था ही गलत है, इसको ही हटा देना चाहिए। हम यह संदेह करने लगते हैं कि क्या हम वास्तव में लोकतांत्रिक व्यवस्था में रह रहे हैं। लोकतंत्र के परिणामों के बारे में सावधानीपूर्वक विचार करने की दिशा में पहला कदम यही है कि हम पहले यह माने कि लोकतंत्र शासन का एक स्वरूप भर है, यानी कि ये एक शासन पद्धति है जिसको अपनाया गया है। यह कुछ चीज़ों को हासिल करने की स्थितियां तो बना सकता है, पर नागरिकों को ही उन स्थितियों का लाभ लेकर अपने लक्ष्यों को हासिल करना होता है। यानी कि नागरिक ही उसमें अपना योगदान दे सकते हैं, उन स्थितियों को जो है उनका लाभ ले सकते हैं, उनको प्राप्त कर सकते हैं। ये नहीं है कि लोकतंत्र है तो बस आप कुछ भी करो। इतना ही नहीं, लोकतंत्र का उनके अनेक चीज़ों से ज़्यादा सरोकार नहीं होता उनको जिनको हम बहुत मूल्यवान मानते हैं। लोकतंत्र हमारी सभी सामाजिक बुराइयों को मिटा देने वाली जादू की छड़ी भी नहीं है। तो हम इन कुछ चीज़ों की जांच करेंगे कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में क्या क्या हो सकती है। यहाँ पर एक जो है चित्र दिखाया गया है एक कार्टून टाइप में कि लोकतंत्र में क्या है कि डेमोक्रेसी में बस मांगे मांगे आती रहती हैं और कुछ नहीं है। तो यहाँ पर जैसे कि प्रोटेस्ट वगैरह, स्टूडेंट डिमांड वगैरह, यहाँ पर इस हिसाब से कुछ लोग मांगते हैं कि लोकतंत्र में केवल इतना ही होता है। उत्तरदायी, जिम्मेवार और वैध शासन किस प्रकार से है, तो जिन्हें लोकतंत्र को पूरा करना ही चाहिए। लोकतंत्र में सबसे बड़ी चिंता यह होती है कि लोगों का अपना शासक चुनने का अधिकार और शासकों पर नियंत्रण बरकरार रहे। वक्त, जरूरत और यथासंभव इन चीजों के लिए लोगों को निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी करने में सक्षम होना चाहिए, ताकि लोगों के प्रति जिम्मेवार सरकार बन सके और सरकार लोगों की जरूरतों और उम्मीदों पर ध्यान दे। इस सवाल की तफसील में जाने से पहले हमारे सामने एक मामूली सा जान पड़ता सवाल यह भी है कि क्या लोकतांत्रिक सरकार कार्यकुशल होती है, यानी कि जो लोकतंत्र में सरकार चुनी जाती है वो वास्तविक में कार्यकुशल है, क्या यह प्रभावी होती है। कुछ लोगों का मानना है कि लोकतंत्र में कम प्रभावी सरकारें बनती हैं। ऐसा लोग मानते हैं जो कम प्रभावी सरकार है वो लोकतंत्र में आती है, क्योंकि उसको वो जो क्या है कि केवल वोट ली, जनता को लुभाया, उससे वोट ली और सत्ता में आ गई। निश्चित रूप से यह सही है कि अलोकतांत्रिक सरकारों को विधायिका का सामना नहीं करना होता, उन्हें बहुसंख्यक या अल्पसंख्यक नजरिए का ख्याल नहीं रखना पड़ता। लोकतंत्र में बातचीत और मोल तोल के आधार पर काम चलता है, यानी कि अगर हम देखें तो लोकतंत्र में हाँ ऐसा ही है कि जो जनता है उसको लुभा करके कोई भी जो सत्ता है उसमें आ सकता है वोट जीत करके, लेकिन जीतने के बाद असली जो उसकी हम कहेंगे परीक्षा होती है वो जीतने के बाद होती है, क्योंकि उसे कदम कदम पर विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका सबको जवाब देने होते हैं, तब जाकर के कोई वो फैसला ले सकता है। ऐसा नहीं है कि उठो और फैसला ले लिया। जबकि राजतंत्र में क्या है कि राजा को ही सारे फैसले करने होते हैं, ना किसी को जवाब देना, ना किसी को सवाल करना, इसको कुछ नहीं। क्या इससे लोकतांत्रिक सरकारें कम प्रभावशाली हो जाती हैं? अब फैसलों को मूल्य के हिसाब से तोलने की कोशिश करें। ऐसी सरकार की कल्पना कीजिए जो बहुत तेज फैसले लेती है। जरा सोचकर देखिए, अगर ऐसी सरकार हो, मतलब कि सारा कंट्रोल सरकार के हाथ में हो, उसको केवल फैसले लेने हैं, तो वो क्या करेगी? बस फैसले लिए चली जाएगी। वो नहीं देखेगी कि क्या गलत है, क्या जनता के हित में है, अहित में है, क्या सही है, वो नहीं देखेगी। उसको केवल फैसले करने होंगे। लेकिन यह सरकार ऐसे फैसले भी ले सकती है जिसे लोग स्वीकार ना करें, और तब ऐसे फैसलों से परेशानी हो सकती है जो जनता के हित में ना हो। ऐसी सरकार ऐसी फैसलों का भी जो है उनको लागू करवा देगी। इसकी तुलना में लोकतांत्रिक सरकार सारी प्रक्रिया को पूरा करने में ज्यादा समय ले सकती है। हम कई बार देखते हैं लोकतांत्रिक व्यवस्था की इसलिए भी आलोचना होती है क्योंकि इसमें कोई भी कानून लाने में बहुत सारा टाइम लग जाता है, कई महीने चले जाते हैं, कई बार तो कई साल चले जाते हैं, कई सरकारें बदल जाती हैं, ऐसा होता है।
लेकिन फिर जो वो कानून बनकर आता है वो हर पॉइंट्स को क्लियर करता हुआ निकल करके आता है, यानी कि हर किसी के दिमाग से गुजर के वो आता है, सबकी सोच विचार सबकी सहमति से बन करके वो कानून आता है। इसलिए लोकतंत्र की जो व्यवस्था है उसको काफ़ी जटिल भी माना जाता है कि इसमें कोई भी कानून पास कराना इतना आसान नहीं है, लेकिन वो जनता के लिए अच्छा है क्योंकि उस कानून पर जो है क्लैरिटी होती है, उसको पर जो है सबके सोच विचार करके वो कानून बनाया गया होता है। जबकि राजतंत्र में क्या है कि राजा जो है फर्स्ट सटाक जैसी कानून बना देता है, इसने पूरी प्रक्रिया को मानना है, इसलिए इस की बात ज़्यादा संभावना है कि लोग उसके फैसलों को मानेंगे और वे ज़्यादा प्रभावी होंगे। इस प्रकार लोकतंत्र में फैसला लेने में जो वक्त लगता है वह बेकार नहीं है, वह उस कानून को सटीक बनाता है, बेहतर बनाता है, खासतौर से जनता के लिए। अब दूसरे पहलू पर नजर डालें। लोकतंत्र में इस बात की पक्की व्यवस्था होती है कि फैसले कुछ कायदे कानून के अनुसार होंगे और अगर कोई नागरिक यह जानना चाहे कि फैसले लेने में नियमों का पालन हुआ है या नहीं, इसका पता कर सकता है। उसे यह न सिर्फ जानने का अधिकार है बल्कि उसके पास इसके साधन भी उपलब्ध हैं। इसे पारदर्शिता कहते हैं। यह चीज़ अक्सर गैर लोकतांत्रिक सरकारों में नहीं होती। इसलिए जब हम लोकतंत्र के परिणामों पर गौर कर रहे हैं तो यह उम्मीद करना उचित है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में ऐसी सरकार का गठन होगा जो कायदे कानून को मानेगी। यानी कि जो सवाल है ये उठता है कि जो सरकार है वो कायदे कानून के तहत चल रही है या नहीं चल रही है, कोई भी कानून संवैधानिक तौर से बना है या नहीं बना है। तो ये जनता सवाल कर सकती है क्योंकि ये जनता का अधिकार है और ये गैर लोकतांत्रिक व्यवस्था में नहीं हो सकता, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था में ही हो सकता है। क्योंकि गैर लोकतांत्रिक व्यवस्था में तो जो सारी सत्ता है वो राजा के पास होती है और वो किसी को जवाबदेह नहीं होता है। तो ये लोकतंत्र का एक अच्छा परिणाम है, लोकतंत्र की एक खूबी है। तो जो कायदे कानून को मानेगी और लोगों के प्रति जवाबदेह होगी, ऐसी सरकार होती है। इसमें एक चित्र दिया गया है जिसमें दिखाया गया है कि आपके बारे में सरकार इतना जानती है, यानी कि ये सरकार है और ये जनता। आप सरकार के बारे में बस इतना जानते हैं, जो सरकार है वो हमारे बारे में सब कुछ जानती है। हमारे जो राशन कार्ड है, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, जो बच्चों की मार्कशीट वगैरह होती है उसमें सारी डिटेल्स होती हैं, वो सब कुछ जानती है कि कौन क्या खाता है, कहाँ जाता है, क्या करता है, क्या उसका प्रोफेशन है, कौन कितने बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं, स्टूडेंट्स लाइफ में जी रहे हैं, तो वो सब चीज़ हमारे बारे में जानती है। लेकिन हम जनता के बारे में केवल इतना जानते हैं जो वो हमें जानने को देती है, यानी कि जो वो हम केवल जनता को इतना देख पाते हैं जितना वो हमें दिखाती है। जैसे कि इसमें केवल उसकी आंख दिख रही है क्योंकि वो आंख से देख रहा है, तो केवल आंख दिख रही है। तो जनता के बारे में हम इतना जानते हैं जितना वो जानवाना चाहती है कि जनता केवल मेरे बारे में इतना जाने। तो हम यह उम्मीद भी कर सकते हैं कि लोकतांत्रिक सरकार नागरिकों को निर्णय प्रक्रिया में हिस्सेदार बनाने और खुद को उनके प्रति जवाबदेह बनाने वाली कार्यविधि भी विकसित कर लेती है। अगर आप इन नतीजों के आधार पर लोकतांत्रिक व्यवस्था को तोड़ना चाहते हैं तो आपको इन संस्थाओं और व्यवहारों पर गौर करना होगा। नियमित और निष्पक्ष चुनाव, प्रमुख नीतियों और नए कानूनों पर खुली सार्वजनिक चर्चा और सरकार तथा इसके कामकाज के बारे में जानकारी पाने का नागरिकों का सूचना का अधिकार, इन पैमानों पर लोकतांत्रिक शासकों का रिकॉर्ड मिला जुला रहा है। नियमित और निष्पक्ष चुनाव कराने और खुली सार्वजनिक चर्चा के लिए उपयुक्त स्थितियां बनाने के मामले में लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं ज्यादा सफल हुई हैं, पर ऐसे चुनाव कराने में जिसमें सबको अवसर मिले अथवा हर फैसले पर सार्वजनिक बहस कराने के मामले में उनका रिकॉर्ड ज़्यादा अच्छा नहीं रहा है। नागरिकों के साथ सूचनाओं का साझा करने के मामले में भी उनका रिकॉर्ड खराब रहा है। पर इनकी तुलना जब हम गैर लोकतांत्रिक शासनों से करते हैं तो इन क्षेत्रों का भी उनका प्रदर्शन बेहतर ठहरता है। एक व्यापक धरातल पर लोकतांत्रिक सरकारों से यह उम्मीद करना उचित ही है कि वे लोगों की ज़रूरतों और मांगों का ध्यान रखने वाली हों और कुल मिलाकर भ्रष्टाचार से मुक्त शासन दे। इन दो मामलों में भी लोकतांत्रिक सरकारों का रिकॉर्ड प्रभावशाली नहीं है। लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं अक्सर लोगों को उनकी ज़रूरतों के लिए तरसाती हैं और आबादी के एक बड़े हिस्से की मांगों की उपेक्षा करती हैं। भ्रष्टाचार के आम किस्से इस बात की गवाही देते हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था इस बुराई से मुक्त नहीं है, पर इसके साथ इस पर भी ध्यान दें कि गैर लोकतांत्रिक सरकारें कम भ्रष्ट हैं या लोगों की ज़रूरतों के प्रति संवेदनशील हैं। यह कहने का कोई आधार नहीं है कि बहरहाल एक मामले में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था निश्चित रूप से अन्य शासनों से बेहतर है। यह वैध शासन व्यवस्था है, यह सुस्त हो सकती है, कम कार्यकुशल हो सकती है, इसमें भ्रष्टाचार हो सकता है। तो यहाँ पर जो है पाकिस्तान को छोड़कर हर जगह लोकतंत्र को तानाशाही के ऊपर वरीयता दी जाती है, यानी कि लोकतंत्र तानाशाही से
अच्छा है, पाकिस्तान को छोड़कर। पाकिस्तान में तो तानाशाही चलती है। दक्षिण एशिया, यहाँ पर अगर हम देखें तो एक रिपोर्ट निकाली गई, SDSA टीम स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी इन साउथ एशिया, दिल्ली। तो यहाँ पर जो है बांग्लादेश लोकतंत्र बेहतर है, जो लोग मानते हैं उसमें बांग्लादेश का अगर हम देखें तो जो है 69, भारत में 70, नेपाल में 62, पाकिस्तान में 73 और श्रीलंका में 71। तो सबसे अच्छा जो एवरेज देखा गया है वो श्रीलंका में, जो लोकतंत्र को बेहतर मानते हैं। कभी कभी तानाशाही बेहतर जो मानते हैं वो बांग्लादेश में 6, भारत में 9, नेपाल में 10 और पाकिस्तान में 14 और श्रीलंका में 11 ये माना जाता है। तो सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में, जो कि वहाँ तानाशाही हम देखते हैं, जिसमें लगता है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये 25, 21, 28, 49, 18 इस तरह से जो पूरा परसेंटेज है, एक एवरेज है, वो दिखाया गया है यहाँ पर। अपने देश के लिए लोकतंत्र की उपयुक्तता पर बहुत कम लोगों को संदेह है। तो ऐसे में जो बहुत उपयुक्त और उपयुक्त मानते हैं उनकी रैंकिंग दी गई है। लोकतंत्र के लिए भरपूर समर्थन, उनकी रैंकिंग यहाँ पर दी गई है, जो भारत की अच्छी खासी रैंकिंग है। तो यहाँ पर चार्ट दिखाए गए हैं। तो लोगों की ज़रूरतों की कुछ हद तक अनदेखी कर सकती है, लेकिन लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था लोगों की अपनी शासन व्यवस्था है। इसी कारण पूरी दुनिया में लोकतंत्र के विचार के प्रति जबरदस्त समर्थन का भाव है, क्योंकि इसमें क्या है कि जनता अपने शासकों को चुनती है, जिसके कारण जो लोग हैं उनका सीधा कंट्रोल होता है सरकार पर। क्योंकि अगर सरकार ने उनके हित में कार्य नहीं किया या उनके उलट कार्य किया तो क्या करेगी जनता? अगले चुनाव में उनको सत्ता से निकाल देगी। इसलिए सरकार को मजबूर होकर के जो है उनके हित में ही कार्य करना होता है। साथ दिए गए दक्षिण एशिया के प्रमाणों के जाहिर है कि यह समर्थन लोकतांत्रिक शासन वाले मुल्कों में तो है ही, उन देशों में भी जहां लोकतांत्रिक सरकारें नहीं हैं, लोग अपने द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों का शासन चाहते हैं। वे यह भी मानते हैं कि लोकतंत्र उनके देश के लिए उपयुक्त है। अपने लिए समर्थन पैदा करने की लोकतंत्र की क्षमता भी लोकतंत्र का एक परिणाम ही है और इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती। तो ये भी जो है लोकतंत्र का एक परिणाम है। आर्थिक समृद्धि और विकास अगर हम देखें, अगर लोकतांत्रिक शासन में अच्छी सरकार की उम्मीद की जाती है तो उससे विकास की उम्मीद करना क्या उचित नहीं है? अगर हम 1950 से 2000 के बीच के सभी लोकतांत्रिक शासनों और तानाशाहियों के कामकाज की तुलना करें तो पाएंगे कि आर्थिक समृद्धि के मामले में तानाशाही का रिकॉर्ड थोड़ा बेहतर है। यानी कि लोकतांत्रिक व्यवस्था से अगर हम देखें तो आर्थिक जो प्रभाव पड़ा है, यानी कि आर्थिक स्थिति जो सुधरी है जिन देशों की, वो तानाशाही वाले देशों की सुधरी है। उच्चतर आर्थिक समृद्धि हासिल करने में लोकतांत्रिक शासन की यह अक्षमता हमारे लिए चिंता का कारण है, पर अकेले इसी कारण से लोकतंत्र को खारिज नहीं किया जा सकता। केवल एक कारण और पूरा लोकतंत्र खारिज ऐसा नहीं हो सकता। जैसा कि आपने अर्थशास्त्र में पढ़ा है, आर्थिक विकास कई कारकों मसलन देश की जनसंख्या के आकार, वैश्विक स्थिति, अन्य देशों से सहयोग और देश द्वारा तय की गई आर्थिक प्राथमिकताओं पर निर्भर करता है। यानी कि केवल वहाँ की सरकार कैसी होगी ये डिपेंड नहीं करता कि जो आर्थिक स्थिति है उस देश की वो कैसी होगी। उसका क्षेत्र, वहाँ के संसाधन, वहाँ की भौगोलिक स्थितियाँ, वहाँ की जनता, वहाँ की जनसंख्या, वो सारे कारण, वो सारे पैरामीटर्स जो हैं वो किसी भी देश की आर्थिक व्यवस्था को प्रभावित करते हैं। तानाशाही वाले कम विकसित देशों और लोकतांत्रिक व्यवस्था वाले कम विकसित देशों के बीच का अंतर नगण्य सा है, पर हम उम्मीद कर सकते हैं कि इस मामले में लोकतांत्रिक व्यवस्था तानाशाही से नहीं पिछड़े। तानाशाही और लोकतांत्रिक शासन वाले देशों के आर्थिक विकास दर में अंतर भले ज्यादा हो, लेकिन इसके बावजूद लोकतांत्रिक व्यवस्था का चुनाव ही बेहतर है, क्योंकि इसके अन्य अनेक सकारात्मक फायदे हैं। तो यहाँ पर अगर हम फायदे देखें, ये आर्थिक समृद्धि और आय का बंटवारा 2000 से 2006 के बीच में धनिकों के पास सबसे ज़्यादा धन है, जो उनके डोले शोले दिखाए गए हैं, सबसे ज़्यादा डोले और डॉलर एक ही है। तो धनियों के पास इतना पैसा, बीच की स्थिति में जो है उनके पास थोड़ा बस एकदम जो है जीवन गुजारने के लिए गरीब, बिल्कुल ही जो है गरीब हैं। तो लोकतंत्र की आर्थिक उपलब्धियां क्या हैं अगर हम इसको देखें तो यहाँ पर लोकतंत्र के पक्ष में दिए जाने वाले तर्क बड़े भावपूर्ण होते हैं। ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र का रिश्ता हमारे गहरे मूल्यों से है। इन तर्कों के इर्द गिर्द होने वाली बहसों को साधारण तरीके से नहीं निपटाया जा सकता। फिर भी तथ्यों और आंकड़ों के आधार पर लोकतंत्र के बारे में थोड़ी बहस चलाने में हर्ज नहीं है। लोकतंत्र के आर्थिक उपलब्धियों के बारे में भी ऐसी बहस की जा सकती है। वर्षों से लोकतंत्र के अनेक अध्येताओं ने सावधानीपूर्वक ऐसे प्रमाण इकट्ठा किए हैं जो बताते हैं कि लोकतंत्र का आर्थिक विकास और आर्थिक असमानताओं को कैसे रिश्ता है। यहाँ दिए गए चार्ट और नक्शों में ऐसे कुछ प्रमाण दिए हैं।
तो ये जो है वो पूछती है एक अमीर औरत कि मेरे बच्चे तुम यहाँ पर कैसे आ गए। तो कहता है कि आप ही बताओ कि मैं यहाँ कैसे आ गया। तो वो भूख, स्कूल, स्वास्थ्य सुविधा, आवास, सारी चीज़ों से बिल्कुल नीचे, यानी कि खाने के लिए भी बेकार। यहाँ पर चार्ट वगैरह दिए गए हैं। विभिन्न देशों में आर्थिक विकास की दरें 1950 से 2000 के बीच में अगर हम देखें तो शासन का प्रकार और देश, यानी कि कौन से देश में जो अलग अलग शासन है। सभी लोकतांत्रिक शासन में अगर विकास दर देखें तो 3.95%, सभी तानाशाहियों में 4.42%, तानाशाही वाले गरीब देश में 4.34%, लोकतांत्रिक वाले गरीब देश में 4.28% ये विकास दर रही है। तो सबसे अच्छे अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें तानाशाही वाले देशों में ही देखने को मिल रही है। यहाँ पर चुने हुए देशों में आय की असमानता, राष्ट्रीय आय में प्रतिशत हिस्सा और देशों के नाम। यहाँ से जैसे कि दक्षिण अफ्रीका ऊपर का 20%, नीचे से 20%, ये ऊपर की 20% से हैं और ये नीचे की 20% से हैं। तो इसमें हम अलग अलग देख सकते हैं। असमानता और गरीबी में कमी। तो आर्थिक समृद्धि की बात तो खैर है ही, लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं से यह उम्मीद रखना कहीं ज्यादा तर्कसंगत है कि वे आर्थिक असमानता को कम करेंगी। जब देश में आर्थिक विकास तेज हो तब भी क्या आमदनी का वितरण इस तरह हो पाता है कि सभी को उसका बराबर बराबर लाभ मिले और सभी लोग बेहतर जीवन गुजार सकें? क्या लोकतांत्रिक व्यवस्था में आर्थिक समृद्धि और लोगों के बीच आर्थिक असमानता का बढ़ना साथ साथ होता है? क्या लोकतंत्र आने से अवसरों और वस्तुओं का न्यायपूर्ण वितरण हो पाता है? लोकतांत्रिक व्यवस्था राजनीतिक समानता पर आधारित होती है। प्रतिनिधियों के चुनाव में हर व्यक्ति का वजन बराबर होता है। व्यक्तियों को राजनीतिक क्षेत्र में प्रसार बराबरी का दर्जा तो मिल जाता है, लेकिन इसके साथ साथ हम आर्थिक असमानता को भी बढ़ता हुआ पाते हैं। यानी कि हम देखते हैं कि राजनीतिक में तो सभी को समानता मिल जाती है, जैसे कि रिजर्वेशन देकर भी हमने समान लाने की बात कही, लेकिन उसी टाइम पर डॉक्टर अंबेडकर ने ये कहा था कि हम राजनीतिक तौर से तो इनको समान ले आएंगे, लेकिन आर्थिक और सामाजिक तौर से हम इनको अभी भी समान नहीं ला पाएंगे। मुट्ठी भर धन कुबेर आय और संपत्ति में अपने अनुपात से बहुत ज्यादा हिस्सा पाते हैं। इतना ही नहीं, देश की कुल आय में उनका हिस्सा भी बढ़ता गया है। समाज के सबसे निचले हिस्से के लोगों को जीवन बसर करने के लिए काफी कम साधन मिलते हैं। बस अपना पेट भरने लायक ही उनको साधन मिल पाते हैं, कभी कभी तो वो भी नहीं मिलता। उनकी आमदनी गिरती गई है। कई बार उन्हें भोजन, कपड़ा, मकान, शिक्षा और इलाज जैसी बुनियादी जरूरतें पूरी करने में मुश्किल होती है। इन बेसिक चीजों के लिए, खाने तक के लिए सरकार पर निर्भर होना पड़ता है। वास्तविक जीवन में लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं आर्थिक असमानताओं को कम करने में ज्यादा सफल नहीं हो पाई हैं। अगर पूरा एवरेज देखें, पूरी स्टडी जो आई हैं, रिपोर्ट्स वगैरह, वो बताती हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं, जो लोकतांत्रिक शासन जहां जहां है, वो जो आर्थिक असमानता है उसको दूर नहीं कर पाई है। जो अर्थशास्त्री कक्षा 9 की पुस्तक है उसमें भी भारत की गरीबी के बारे में पढ़ा है। हमारे मतदाताओं की गरीबों की संख्या काफी बड़ी है, इसलिए कोई भी पार्टी उनके मतों से हाथ धोना नहीं चाहेगी। फिर भी लोकतांत्रिक ढंग से निर्वाचित सरकारें गरीबी के सवाल पर उतना ध्यान देने को तत्पर नहीं जान पड़ती जितने की आप उनसे उम्मीद करते हैं। जो गरीब हैं उनको जो पार्टी के मेंबर होते हैं, जो पार्टियां होती हैं, वो लुभाती हैं कि हम आपके लिए जो है मतलब फ्री खाने वाले स्कीम लाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो ज्यादातर जो वोट बैंक है उनको माना जाता है, इस तरह से उनके वोटों को लिया जाता है और खुद सत्ता में आते हैं। जबकि जो गरीब है उसको हमेशा ही उम्मीद रहती है कि इस बार जो सरकार आएगी वो शायद हमारे लिए कुछ बेहतर करे, हम इस गरीबी के जो जाल है उससे निकल सकें। कुछ अन्य देशों में हालत इससे भी ज्यादा खराब है। बांग्लादेश में आधी से ज्यादा आबादी गरीबी में जीवन गुजारती है। अनेक गरीब देशों के लोग अपनी खाद्य आपूर्ति के लिए भी अमीर देशों पर निर्भर हो गए हैं। इतने बुरे हालात हैं कि देश पूरे के पूरे जो है दूसरे अन्य देशों पर निर्भर हो गए हैं। तो यहाँ पर गरीब की आवाज को किस तरह से दबाया जाता है वो हम देख सकते हैं। यहाँ पर एक चित्र दिया गया है जिसमें दिखाया गया है कि जो विश्व का धन है वो चंद लोगों के हाथ में ही है, यानी कि केवल 2% लोगों के हाथ में ही जो है विश्व का सारा धन है, जबकि 50% के हाथ में केवल थोड़ा बहुत हिस्सा गया हुआ है। और यही वास्तविकता है आज के टाइम में। जो पूरे विश्व को कंट्रोल करते हैं ना पैसे से लेकर के, वो कुछ ही लोग होते हैं, जबकि बाकी तो सब ऐसे ही हैं। सामाजिक विविधता में सामंजस्य किस प्रकार से है? तो क्या लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाएं शांति और सद्भाव का जीवन जीने में नागरिकों के लिए मददगार साबित होती हैं? लोकतांत्रिक व्यवस्था से यह उम्मीद करना उचित है कि वह सद्भावपूर्ण सामाजिक जीवन उपलब्ध कराएगी। हमने इससे पहले के अध्यायों में पाया कि लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं अनेक तरह के सामाजिक विभाजनों को संभालती हैं।
हमने पहले अध्याय में देखा कि किस तरह बेल्जियम ने अपने यहाँ के विभिन्न जातीय समूहों की आकांक्षाओं के बीच सफलतापूर्वक सामंजस्य स्थापित किया। लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं आमतौर पर अपने अंदर की प्रतिद्वंदिताओं को संभालने की प्रक्रिया विकसित कर लेती हैं। इससे इन टकरावों के विस्फोटक या हिंसक रूप लेने का अंदेशा कम हो जाता है। कोई भी समाज अपने विभिन्न समूहों के बीच के टकरावों को पूरी तरह और स्थायी रूप से नहीं खत्म कर सकता, यानी कि पूरी तरह से कोई भी टकराव खत्म नहीं हो सकता, पर हम इन अंतरों और विभेदों का आदर करना सीख सकते हैं और इनके बीच बातचीत से सामंजस्य बैठाने का तरीका विकसित कर सकते हैं। हो सकता है जो पूरी तरह से टकराव है वो किसी भी उसमें नहीं दूर किया जा सकता सामाजिक स्थिति में, लेकिन कुछ हद तक उसको रोका जा सकता है, कम किया जा सकता है। इस काम के लिए लोकतंत्र सबसे अच्छा है। गैर लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं आमतौर पर अपने अंदरूनी सामाजिक मतभेदों से आंखें फेर लेती हैं या उन्हें दबाने की कोशिश करती हैं। जो गैर लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं होती हैं, खासतौर से तानाशाही या राजशाही, जब भी समाज में भेदभाव या जैसी चीजें, आंदोलन जैसी चीजें होती हैं, वो सीधा उनको पूरी तरह से दबाने की कोशिश करती हैं, ना कि उनका समाधान निकालने की कोशिश करती हैं। जबकि लोकतांत्रिक व्यवस्था में उस मुद्दे का, उस परेशानी का हल निकालने पर काम किया जाता है, क्योंकि उन्हें पता है लोगों का शासन है, अगले टाइम पर हमें यहाँ से भगा दिया जाएगा, तो इसलिए वो लोगों के हित में कार्य करते हैं। इस प्रकार सामाजिक अंतर, विभाजन और टकरावों को संभालना निश्चित रूप से लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का एक बड़ा गुण है। पर श्रीलंका का उदाहरण हमें इस बात की भी याद दिलाता है कि इस परिणाम को हासिल करने के लिए लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को स्वयं भी 2 शर्तों को पूरा करना होता है। कौन कौन सी हैं? तो यह गौर करना जरूरी है कि लोकतंत्र का सीधे सीधे अर्थ बहुमत की राय से शासन करना नहीं है। बहुमत को सदा ही अल्पमत का ध्यान रखना होता है, उसके साथ काम करने की जरूरत होती है, तभी सरकार जनसामान्य की इच्छा का प्रतिनिधित्व कर पाती है। बहुमत और अल्पमत की राय कोई स्थायी चीज नहीं है। यह भी समझना जरूरी है कि बहुमत के शासन का अर्थ धर्म, नस्ल अथवा भाषीय आधार के बहुसंख्यक समूह का शासन नहीं है। बहुमत के शासन का मतलब होता है कि हर फैसले या चुनाव में अलग अलग लोग और स्वभाव और समूह बहुमत का निर्माण कर सकते हैं या बहुमत में हो सकते हैं। लोकतंत्र तभी तक लोकतंत्र रहता है जब प्रत्येक नागरिक को किसी न किसी अवसर पर बहुमत का हिस्सा बनने का मौका मिलता है। यानी कि लोकतंत्र तब लोकतंत्र होता है या तभी तक लोकतंत्र होता है जब सभी को उसमें मौका मिलता है आने का, अपना पार्टिसिपेशन करने का किसी भी फैसले में। अगर किसी को जन्म के आधार पर बहुसंख्यक समुदाय का हिस्सा बनने से रोका जाता है, तब लोकतांत्रिक शासन उस व्यक्ति या समूह के लिए समावेशी नहीं रह जाता। यानी कि अगर किसी व्यक्ति के साथ जन्म के आधार पर, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर या किसी भी आधार पर असमानता मानी जाती है, तो उसमें लोकतंत्र जो है उसके हित के लिए जो लोकतंत्र है वो पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। उसके लिए लोकतंत्र के कोई मतलब नहीं रहते। लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकता कि उसमें पार्टिसिपेट, मान लीजिए कोई दिमाग से कमजोर है, उसकी दिमागी हालत ऐसी नहीं है कि वो किसी फैसले में पार्टिसिपेट कर सके, तो ऐसे में हम उसको नहीं कह सकते कि उसके साथ भेदभाव हो रहा है। वो वाली चीज नहीं है। फिर तो यहाँ पर जो है एक चित्र दिखाया गया है लोकतंत्र को लेकर के, संघर्ष और हेलमेल। नागरिकों की गरिमा और आज़ादी। तो हमने देखा अब तक जो राजनीतिक जीवन है उसमें लोकतंत्र का बड़ा योगदान है, सभी को समानता दिलाता है। सामाजिक, जो समाज में असमानताएं बढ़ती हैं, भेदभाव बढ़ता है, जो भी टकराव होते हैं उनको समाप्त करता है। लेकिन आर्थिक स्थिति में लोकतंत्र कमजोर पड़ गया, आर्थिक स्थिति को नहीं सुधार पाया। तो हम देखते हैं नागरिकों को लेकर के, व्यक्ति के गरिमा और आज़ादी के मामले में लोकतांत्रिक व्यवस्था किसी भी अन्य शासन प्रणाली से काफी आगे है। प्रत्येक व्यक्ति अपने साथ के लोगों से सम्मान पाना चाहता है। अक्सर टकराव तभी पैदा होते हैं जब कुछ लोगों को लगता है कि उनके साथ सम्मान का व्यवहार नहीं किया गया। यानी कि जब लगेगा कि लोगों के साथ अव्यवहार हो रहा है, असमानता हो रही है, भेदभाव हो रहा है, तब भी जो है समाज में टकराव पैदा होंगी। गरिमा और आज़ादी की चाह ही लोकतंत्र का आधार है, क्योंकि कौन नहीं चाहता कि उसे इज्जत मिले या उसे सम्मान हो। तो ये तो सभी की चाह होती है। दुनिया भर की लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं इस चीज को मानती हैं कि कम से कम सिद्धांत के तौर पर तो जरूर अलग अलग लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में जो है इन बातों पर अलग अलग स्तर का आचरण होता है। लोकतांत्रिक सरकारें सदा नागरिकों के अधिकारों का सम्मान नहीं करती। फिर
जो समाज लंबे समय तक गुलामी में रहे हैं उनके लिए यह एहसास करना आसान नहीं है कि सभी व्यक्ति बराबर हैं। यहाँ स्त्रियों की गरिमा का ही उदाहरण लें तो दुनिया के अधिकांश समाज पुरुष प्रधान समाज हैं। देखें, हम दुनिया के जो समाज हैं, तो दुनिया के देश हैं, वो अधिकतर समाज जो है वो पुरुष प्रधान है, यानी कि पुरुषों को महत्वपूर्णता दी जाती है। महिलाओं के लंबे संघर्ष के बाद अब जाकर यह माना जाने लगा है कि महिलाओं के साथ गरिमा और समानता का व्यवहार लोकतंत्र की जरूरी शर्त है, क्योंकि जो महिलाएं हैं वो भी इस समाज का हिस्सा हैं, इस दुनिया का हिस्सा, और उनको भी समानता मिलनी चाहिए, समान अवसर मिलने चाहिए, समान इज्जत मिलनी चाहिए। और आज अगर कहीं यह हालात हैं तो उसका मतलब यह नहीं है कि औरतों के साथ सदा से सम्मान का व्यवहार हुआ है। बहरहाल एक बार जब सिद्धांत रूप में इस बात को स्वीकार कर लिया गया है तो अब औरतों के लिए वैधानिक और नैतिक रूप से अपने प्रति गलत मान्यताओं और व्यवहारों के खिलाफ संघर्ष करना आसान हो गया है। अलोकतांत्रिक व्यवस्था में यह बात संभव न थी, क्योंकि वहां व्यक्तिगत आजादी और गरिमा ना तो वैधानिक रूप से मान्य है न नैतिक रूप से। यही बात जातिगत असमानता पर भी लागू होती है। भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था ने कमजोर और भेदभाव का शिकार हुई जातियों के लोगों के समान दर्जे और समान अवसर के दावे को बल दिया है। आज भी जातिगत भेदभाव और दमन के उदाहरण देखने को मिलते हैं, पर इनके पक्ष में कानूनी या नैतिक बल नहीं होता। संभवतः इसी एहसास के चलते आम लोग अपने लोकतांत्रिक अधिकारों के प्रति ज्यादा चौकस हुए हैं। लोकतंत्र से लगाई गई उम्मीदों को किसी लोकतांत्रिक देश के मूल्यांकन का आधार भी बनाया जा सकता है। लोकतंत्र की एक खासियत है कि इसकी जांच परख और परीक्षा कभी खत्म नहीं होती। वह एक जांच पर खरा उतरे तो अगली जांच आ जाती है। लोगों को जब लोकतंत्र से थोड़ा लाभ मिल जाता है तो वे और लाभों की मांग करने लगते हैं। वे लोकतंत्र से और अच्छा काम चाहते हैं। यही कारण है कि जब हम उनसे लोकतंत्र के कामकाज के बारे में पूछते हैं तो वे हमेशा लोकतंत्र से जुड़ी अपनी अन्य अपेक्षाओं का पुलिंदा खोल देते हैं और शिकायतों का अंबार लगा देते हैं। शिकायतों का बने रहना भी लोकतंत्र की सफलता की गवाही देता है। इससे पता चलता है कि लोग सचेत हो गए हैं और वे सत्ता में बैठे लोगों के कामकाज का आलोचनात्मक मूल्यांकन करने लगे हैं। लोकतंत्र के कामकाज से लोगों का असंतोष जताना लोकतंत्र की सफलता को तो बताता ही है, साथ ही यह लोगों के प्रजा से नागरिक बनने की गवाही भी देता है। आज अधिकांश लोग मानते हैं कि सरकार की चाल ढाल पर अनेक वोट से असर पड़ता है और यह उनके अपने हितों को भी प्रभावित करता है। यहाँ पर जैसे अगर हम देखें, हमारे आज के नेता बहन जी यह सीट मेरी है, नैतिक साहस रोजा पार्क्स जो है वो आज के नेता को मतलब जो है उनके सामने इतना सा दिखाया गया है। जो लोग मानते हैं हमारे वोट का असर पड़ता है, यानी कि वोट देने में यकीन रखते हैं, तो दक्षिण एशिया में 65%, भारत में 67%, और सबसे ज़्यादा देखें तो नेपाल में ये विश्वास रखा जाता है, जिसमें हम देख रहे हैं 75% का एवरेज देखा गया है। तो इसमें हमने देखा लोकतंत्र के परिणामों के बारे में, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है लोकतंत्र के परिणामों का। तो आज के इस चैप्टर में इतना ही। थैंक यू।